हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बिहार एग्ज़ाम्स। आज हम लोग करने वाले हैं साइंस में 72 के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहने वाला है आपका 30 अराउंड क्वेश्चन रहता है साइंस से। तो सबसे बड़ा हर्डल यही आता है कि बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स कहाँ से करें, कैसे कंप्लीट करें। पैटर्न भी चेंज हो रहा है, तो आई विल से कि स्टैटिक पोर्शन आप अपना स्ट्रॉन्ग रखिए और जो डायनेमिक आता है आपका साइंस एंड टेक वाला सेक्शन वो आप करंट अफेयर से कवर करते रहिए। आज हम लोग बायो का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे एंड आज का वीडियो इन वन लाइन आई कैन से वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बायोलॉजी रहने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं बायो में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के क्लास में क्या क्या कवर होने वाला है। तो आपको जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हम आज लोग करेंगे इंट्रोडक्शन, फिर व्हाट इज़ लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये टॉपिक आज कवर करने वाली हूँ। पार्ट 2 आपका रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट टिश्यू, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट डिजीज, इकोलॉजी एंड नाइट्रोजन साइकिल अलॉन्ग विथ पोल्यूशन। और थर्ड पार्ट में आपका आएगा एनिमल किंगडम से रिलेटेड, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन ब्लड, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिएंट्स, ह्यूमन डिजीज एंड मिसलेनियस टॉपिक जो भी हैं सारे। और इतना करने के बाद आपका बायो का पूरा स्टैटिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको टेंशन होगा कि आपको कैसे करना है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उसका भी सोल्यूशन लेकर आया जाएगा। फिलहाल बायो पे फोकस करते हैं। ओके, स्टार्ट। तो बायो दो टर्म से बायोलॉजी मिलकर बना हुआ है आपका। पहला है बायो, दूसरा है लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो का क्या मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। ये टर्म जो दिया था उनका नाम था लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी टर्म दिया था। तो ये वन MCQ में आ सकता है आपका कि किसने ये टर्म दिया था बायोलॉजी, तो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, याद रहेगा। ओके, आपको पता है कि दो ब्रांच है बायोलॉजी का, एक है आपका बॉटनी, दूसरा है आपका जूलॉजी। तो बॉटनी में हम लोग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी में क्या पढ़ते हैं? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एनिमल्स। ओके, और अगर पूछा जाए फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा गया है, तो वो है आपके थियोफ्रेटस। किसको कहा गया है? थियोफ्रेटस। क्लास में ही याद करके जाना है। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि बॉटनी के फादर किसे कहा गया है? थियोफ्रेटस को। और जियोलॉजी के फादर किसको कहा गया है? एरिस्टोटल को। इतना याद हो गया आपको। तो हमारा सेकंड टॉपिक में इंट्रोडक्शन के बाद था कि इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बायो में क्या क्या है। इससे आपका 2 क्वेश्चंस या 1 क्वेश्चन हर साल रहता है कि ये सारे कोई भी टर्म इसमें से दे दिया जाता है और उसका एक ऑप्शन में रहता है ये, या फिर ये इसको एक्सप्लेन कर देगा, ऑप्शन में ये आपको मार्क करना रहता है। सी, एनाटॉमी जो होता है उसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी का जस्ट ऑपोजिट होता है आपका मॉर्फोलॉजी। क्या होता है? मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। फिर आता है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में सॉइल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। क्या करते हैं? सॉइल मैनेजमेंट की स्टडी करते हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए। एग्रोस्ट्रोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी ऑफ ग्रासेज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लो। एग्रोस्ट्रोलॉजी ये 2-3 बार आ चुका है। स्टडी ऑफ ग्रासेज, क्या है ये? स्टडी ऑफ ग्रासेज। उसके बाद आपका आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर भी बार बार पूछा जाता है। एपीकल्चर यानी रियरिंग ऑफ हनी बीज। हनी बीज होता है ना, जिससे हम हनी एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हनी बीज का जो रियरिंग होता है यानी पालन, हनी बीज का जो वो करते हैं, रियरिंग करते हैं, उसकी स्टडी को बोलते हैं हम एपीकल्चर। और एंथोलॉजी किसको कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावर गिविंग प्लांट्स जो होता है उसकी स्टडी को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। तो आप याद रहेगा एंथोलॉजी किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। नेक्स्ट है आपका साइटोलॉजी, और ये अलग से आगे जाके एक टॉपिक भी बनने वाला है। साइटोलॉजी में हम स्टडी ऑफ सेल क्या करते हैं? स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ सेल है। उसी तरीके से नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आपका क्रायोबायोलॉजी। क्रायोबायोलॉजी, क्राय का मतलब ही होता है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। क्राय का मतलब ही होता है लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर और का असर जो है ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है वो हम क्रायोबायोलॉजी में देखते हैं। इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिज्म, क्रायोबायोलॉजी उसको कहते हैं। फिर आपका है कार्डियोलॉजी। तो कार्डियोलॉजी में क्या होता है आपका?
कि लो टेम्परेचर कार्डियोलॉजी, कार्डियो मतलब हार्ट, तो स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, स्टडी ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिफ्यूज़न, ये आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे होगे। डिफ्यूज़न का मतलब होता है रैंडम मूवमेंट ऑफ आयन मॉलिक्यूल्स और गैसेस, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो होता है डिफ्यूज़न, बट ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है ऑलवेज। नेक्स्ट टर्म है अपना इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। इकोलॉजी में क्या होता है आपका कि इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म और उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कैसा रिलेशन है, क्या इफेक्ट है एक दूसरे के लाइफ पे, उसकी स्टडी को हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। इवोल्यूशन जो हम लोग का हमेशा से होता आ रहा है, हर जीव का इवोल्यूशन होता है, यानी कि उसकी ओरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर के अभी तक का जो भी डेवलपमेंट है उसको हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में। तो इवोल्यूशन याद हो गया, इकोलॉजी याद हो गया। डिफ्यूज़न आपको पता है कि रैंडम मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। कार्डियो का मतलब हार्ट होता है, क्राई का मतलब कोल्ड यानी लो टेम्परेचर, साइटो यानी सेल, एंथो यानी फ्लावर, एपी मतलब वो हनी बीज, एग्रो मतलब ग्रासेस, एग्रोनॉमी का सॉइल मैनेजमेंट से, और एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब हम पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है? इंसेक्ट की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ये आपका PYQ है, एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट टर्म है अपना फ्लोरिकल्चर। क्या है? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर होता है कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए जो भी हम कल्टीवेशन कहते हैं उसको फ्लोरिकल्चर कहेंगे। जेरंटोलॉजी, ये PYQ है आपका, स्टडी ऑफ एजिंग, स्टडी ऑफ एजिंग। नेक्स्ट 2 टर्म है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड हाइपोटोनिक। हाइपर का मतलब ये होता है यानी कि कोई सोल्यूशन में 2 चीज़ होता है, एक तो होता है आपका सोल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, है ना। सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में होता है, सोल्यूट कम मात्रा में होता है। बट जब किसी सोल्यूशन में सोल्यूट जो है वो ज़्यादा हो गया है तो उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। फिर उसका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होने लगता है, तो इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। और जब सोल्यूट का मात्रा कम हो यानी लो हो तो वो होता है हाइपोटोनिक। क्लियर? हिस्टोलॉजी होता है आपका स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। सेल के बारे में पढ़ा था, साइटोलॉजी। टिश्यू के बारे में पढ़ रहे, हिस्टोलॉजी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम बिना सॉइल का यूज़ किए प्लांट को ग्रो कर लेते हैं विदाउट द यूज़ ऑफ सॉइल, मतलब वाटर का यूज़ करते हैं। वाटर में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, तो उसको बोलते हैं प्रोसेस को हाइड्रोपोनिक्स। इस्थायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फीसेस, और इसी से रिलेटेड है आपका पीसी कल्चर। इसमें तो रियरिंग यानी कि फिशेस को पाला जाता है, उसको पीसी कल्चर कहते हैं, और उसकी स्टडी को इस्थायोलॉजी कहते हैं। फिर आपका है मॉर्फोलॉजी, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। माइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ फंगस, यानी फंगाई के बारे में आप अगर पढ़ते हो तो वो माइकोलॉजी कहते हैं उसको। ऑस्मोसिस भी आपने पढ़ा होगा, जब वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का जस्ट ऑपोजिट क्या था आपका? डिफ्यूज़न था, पढ़ा था ना हमने, डिफ्यूज़न। उसके बाद है आपका ऑन्कोलॉजी। क्या है आपका? ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है आपका ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो वर्ड जो है वो बर्ड से रिलेटेड है, स्टडी ऑफ बर्ड्स को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्थैल्मो, ऑप्था जो वर्ड है वो आइज से रिलेटेड होता है, तो स्टडी ऑफ आइज को ऑप्थैल्मोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी जो है ये फॉसिल्स की स्टडी को कहते हैं। पोमोलॉजी जो है वो फ्रूट्स और फ्रूट ईल्डिंग प्लांट्स की स्टडी को बोलते हैं। पीसी कल्चर ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। फाइकोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी को कहते हैं। अगर फंगाई का हमने पढ़ा था तो वो क्या था? वो था आपका माइकोलॉजी, और जब हमने एल्गी का पढ़ा वो है फाइकोलॉजी। तो ये दोनों टर्म याद रखना है। उसके बाद सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में कुछ नहीं है, स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को हम लोग कहते हैं सोनोग्राफी। टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन को कहते हैं, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी। उसके बाद कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को कहते हैं वीटी कल्चर, और वर्मी कल्चर किसको कहते हैं? सिल्क वॉर्म के
रियर करते हैं, इसको वर्मी कल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर यहाँ जिसमें वेजिटेबल, फ्लावर्स और फ्रूट्स सबके कल्टीवेशन की स्टडी को हॉर्टिकल्चर या कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसी के इसी के हॉर्टिकल्चर के प्रोडक्ट्स का स्टोरेज, मार्केटिंग, ये सब जो करते हैं, प्रोसेसिंग, उसको कहते हैं ओलेरी कल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। और यहाँ पे आपका पूरा ये जो सेकेंड था ना इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ बायोलॉजी, वो पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा और इसी सब में से कुछ पूछा जाएगा। अगर आपको रूट वर्ड पता है तो आप आराम से ये कर लोगे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज़ लिविंग। आखिर हम लिविंग किसे कहते हैं, कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ये बहुत सिंपल टर्म्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो मूव करता है, वो लिविंग है। बट आप 4 चीज़ें नोटिस करनी चाहिए अगर हम वर्ड लिविंग बोल रहे हैं तो। इसमें पहला फीचर होता है कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए, ये पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या होगा? रिप्रोडक्शन। क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्शन करना चाहिए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। तीसरा फीचर अगर कब से पूछा जाए तो उसका मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपकी बॉडी में डाइजेशन हो रहा है ना, आपका लंग्स काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस आपका चल रहा है। सारे सेल में, आपके ईच सेल में कुछ ना कुछ प्रोसेस हो रहा है, तो वो बोलते हैं मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। और फोर्थ है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। क्या बोलते हैं उसको? रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो आपको पता है कि इंसान तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देता है, अगर कांटा चुभ जाए तो तुरंत रिस्पॉन्स। तो आपको लगेगा कि प्लांट्स लिविंग है बट रिस्पॉन्स नहीं देता, बट ऐसा नहीं है। आप टच मी नॉट के प्लांट को देखो, टच मी नॉट यानी कि छुई मुई का जो पौधा होता है वो देता है ना स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो ये चारों चीज़ अगर किसी चीज़ में है तो वो लिविंग है, यानी कि उसमें ग्रोथ हो रहा है, यानी कि उसके मास में डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी हाइट में डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है। बट हाइट एक सर्टेन टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन मास डेवलप होते रहता है। रिप्रोडक्शन आपको पता ही है कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसा ही यंग वंस को रिप्रोड्यूस करता है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। मेटाबॉलिज्म, आपके हर सेल में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको मेटाबॉलिज्म कहेंगे। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली हम लोग देते ही है, चाहे वो कांटा चुभ जाए, चाहे हमें जोर से थप्पड़ लगे, चाहे कुछ भी, तो हम उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। तो आपको पता चल गया ये 4 चीज़ें हैं, तो वो ऑब्जेक्ट क्या है? लिविंग है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासीफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना। और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है, मिलियंस। तो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना कितना मुश्किल काम है ना। और या फिर ईच की स्टडी करना भी बहुत मुश्किल है कि हर किसी को सेपरेटली पढ़ा जाए, इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म को अगर हम कुछ क्लास में क्लासीफाई कर दे तो हम इस क्लास को अगर पढ़ेंगे तो इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनके सबके फीचर एक जैसे होंगे, इसमें जितने भी आते हैं उनके फीचर एक जैसे होंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सबके बारे में, एक के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबके बारे में हमें ऑलरेडी पता चल जा रहा है। किसी भी ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर लो तो उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिज्म के फीचर्स आपको पता चल जाएंगे, इसीलिए क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का स्टार्ट किया था आपका लिनियस ने। किसने? लिनियस ने। इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टैक्सोनॉमी वर्ड अभी आपने पढ़ा था, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो लिनियस ने एक बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचर। क्या लिखा था? सिस्टेमा नेचर। इस बुक में उन्होंने 2 क्लासीफाई किया था, 2 पार्ट में, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ठीक है, प्लांटी एंड एनिमेलिया 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था लिनियस ने। लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन था इसमें आपका जो बैक्टीरिया है वो, या फिर आपका फंगई है वो, या फिर वायरस, ये सब का कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो पाया था यूग्लेना। तो इसीलिए नेक्स्ट जो मॉडर्न साइंटिस्ट थे उन्होंने वापस से क्लासीफाई किया, और जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया 1969 में, उनका नाम है R.H. विटेकर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था तो वो थे R.H. विटेकर। ठीक है, इससे पहले अगर सीधा सीधा पूछा जाए कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लांटेन एंड मिलिया में जो किया था वो कौन थे, तो वो थे आपके लिनियस। ठीक है, और उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर ने 1969 में दिया, उसमें सबसे पहला था आपका मोनेरा, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटी एंड 5वां एनिमेलिया। ये 5 किंगडम में उन्होंने
क्लासीफाई किया। तो ये आपको याद हो गया होगा, क्लास 9th में आई थिंक ये क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ाया गया है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब हर क्लास का एक अपना कुछ फीचर्स है, इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उस सब के फीचर्स एक जैसे होंगे। प्रोटिस्टा के भी वैसे ही होगा, फंगाई का भी, प्लांटेई का भी और एनिमेलिया का भी। उनके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, डिटेल में। स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेरा के फीचर से। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मोनेरा। मोनेरा के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म मोनेरा की कैटेगरी में आता है वो होते हैं आपके प्रोकार्योटिक। कैसे होते हैं? प्रोकार्योटिक और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बने होते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है, तो ये मैं आपको आगे जाकर के मेजर डिफरेंस भी बताऊंगी। बट यहाँ पे प्रोकार्योटिक का मतलब ये समझ लो कि इसका सेल काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल साइज का सेल होता है। इसमें ना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है एब्सेंट? न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है प्रोकार्योटिक में। इसमें सिंगल क्रोमोजोम होता है, ठीक है। ये सारे फीचर्स है, बेसिक चीज़ें होती है इसमें। जितने भी चीज़ें होंगी क्या होगी? बेसिक होंगी। तो ये होता है आपका प्रोकार्योटिक। तो जब भी हम बात कर रहे हैं मोनेरा की तो ये प्रोकार्योटिक है और यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ है। इनके पास कोई भी सेल वॉल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कोई डिफरेंस नहीं होता इसमें। इनके न्यूक्लियस यानी कि ये सेल है और ये न्यूक्लियस है और ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका क्या होता है? साइटोप्लाज्म। बट इनमें ना ये वेल डिफाइंड बॉर्डर ही नहीं होता है, तो न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म में मिक्सचर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि जो इनके सेल वॉल ना होने के कारण या फिर न्यूक्लियस का वॉल नहीं होने के कारण उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। और सेल ऑर्गेनल्स भी इसमें काफ़ी कम होते हैं। मोनेरा में सेल ऑर्गेनल्स आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। बट इसमें काफ़ी कम सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। उसके बाद सम ऑर्गेनिज्म शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल वाइल अदर देयर आर विदाउट द सेल वॉल। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म इसमें किसी किसी के पास सेल वॉल होता है और किसी किसी के पास विदाउट अ सेल वॉल होता है। और ये ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए इसमें क्या क्या आते हैं, तो बैक्टीरिया, सियानोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यू बैक्टीरिया, है ना। इसमें कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड जैसे क्वेश्चंस आपको आएंगे, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो आर्की बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, चाहे वो हॉट स्प्रिंग हो, चाहे वो मार्शी लैंड हो, सब में वो एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो ये होते हैं आर्की बैक्टीरिया। एक होता है आपका इसमें यू बैक्टीरिया से क्वेश्चन आता है। तो यू बैक्टीरिया का एक स्पेशल फीचर ये है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं इनको ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रू बैक्टीरिया। तो अगर क्वेश्चन आए कि ट्रू बैक्टीरिया किसको कहा जाता है, ऑप्शन दे दे आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, तो आप बोलोगे यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो वो जो है आपके, आप बताओ कुछ आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? आपने सुना होगा नॉस्टॉक। क्या सुना होगा? नॉस्टॉक सुना होगा। एना बेना सुना होगा। क्या सुना होगा? एना बेना। ये सब बैक्टीरिया आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। फिर आपका एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो रिसाइक्लिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो किस में मदद करता है? रिसाइक्लिंग में। रिसाइक्लिंग में बहुत मदद करता है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल वगैरह में, फॉस्फोरस साइकिल, इन सब में बहुत मदद करता है रिसाइक्लिंग में। सॉरी, ओके। तो एक बार वापस से रिकॉल करते हैं, जैसे कि आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में सर्वाइव करता है, यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नॉस्टॉक और एनाबेना हेल्प करता है, और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया रिसाइक्लिंग में हेल्प करता है। और कुछ कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि कर्ड बनाने में जो हमें बैक्टीरिया मदद करता है उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। वो हमें कर्ड बनाने में मदद करता है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया भी क्या है? काफ़ी हेल्पफुल है। उसके बाद आपको पता है कि एक बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा, ये तो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है और ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म भी है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। तो ये सारे एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। फीचर आपको पूरा पता चल गया मोनेरा का।
अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे हम? प्रोटिस्टा। जब भी हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर। बट प्रोकार्योटिक अब नहीं होंगे, अब क्या होंगे? यूकार्योटिक। और यूकार्योटिक का फीचर ये होता है, ये जो सेल होते हैं जनरली इनके सेल होते हैं वो लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? जनरली सेल इनके लार्ज होते हैं। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत सारे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट नहीं रहते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे फीचर है यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म के। तो प्रोटिस्टा क्या है? यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल से बना हुआ है, लेकिन उनके सेल जो है वो प्रिमिटिव नहीं है, वो सेल लार्ज है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स है, यानी कि यूकार्योटिक है। उसमें यूकार्योटिक के सारे हैबिट्स को वो एग्जिबिट करता है। उसके बाद ये ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें जो प्रोटिस्टा में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें अपेंडेजेज जैसे कि सीलिया होता है, फ्लैजेला होता है, स्यूडोपोडिया, ये उनको मूव करने में मदद करता है ना। मतलब उनके मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया, ठीक है। एक पूंछ जैसा ऐसा आपको दिखेगा कि जैसे कि ये अगर ऑर्गेनिज्म है तो अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसकी एक पूंछ होती है, उसको फ्लैजेला। किसी किसी में ऐसे रहेगा, उसके चारों तरफ ऐसे फर जैसे रहते हैं, उसको बोलते हैं सीलिया, ठीक है। फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं प्रोटिस्टा के, जैसे कि डायटम्स, प्रोटोजोआस, अमीबा, पैरामीशियम। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? प्रोटिस्टा के हैं। किसके हैं? प्रोटिस्टा के। इसी में कुछ कुछ एग्ज़ाम रिलेटेड जैसे चीज़ें आती हैं। आपको पता है कि प्रोटोजोआ जो मोस्टली होते हैं इसमें ये हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ कुछ डिजीज़ कॉजिंग भी होते हैं, जैसे कि ट्राइपैनोसोमा प्रोटोजोआ जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, या फिर प्लाज्मोडियम है वो भी एक प्रोटोजोआ है, वो भी एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है। फिर यूग्लेना जो होता है ना प्रोटिस्टा में, वो हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसका। और यूग्लेना को एक कनेक्टिंग लिंक कहा गया है, यूग्लेना को एक कनेक्टिंग लिंक कहा गया है बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसको कहा गया है? यूग्लेना को। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे फंजाई के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फंजाई जो होता है वो आपका हेट्रोट्रॉपिक, मल्टी सेलुलर एंड यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म है। पहले बात तो हेट्रोट्रॉपिक है, खुद से खाना नहीं बनाता है, दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है न्यूट्रिशन के लिए। मल्टी सेलुलर है, उसके एक सेल से नहीं बना हुआ है, यूनिसेलुलर नहीं है, क्या है? मल्टी सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है। यूकार्योटिक है, यानी कि इसके जो सेल है वो प्रिमिटिव नहीं है, वो डेवलप्ड है, जनरली लार्ज है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, सेल में डिवीज़न होता है, तो वो आपके यूकार्योटिक है। तो हेट्रोट्रॉपिक, मल्टी सेलुलर और यूकार्योटिक। जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, आप देख रहे हैं उनके फीचर्स क्या हो रहे हैं, इवोल्यूशन हो रहा है उनके फीचर्स में। और फंजाई जो होता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम लोग बात करें तो वो सेप्रोफाइटिक होता है, यानी कि जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है उससे वो फूड अपना एब्जॉर्ब करते हैं। फंजाई के सेल वॉल्स भी होते हैं जो कि किस चीज़ से बने होते हैं? काइटिन से मिलके बने होते हैं। किसी से? तो ये एग्जाम में आता है आपका, हर एग्जाम में, कि सेल वॉल जो है वो फंजाई का किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? तो काइटिन से मिलके बना हुआ है। और फंजाई ऑल्सो फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी। तो आपको पता है ग्रीन एल्गी के साथ ये एक रिलेशन बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंजाई जो है वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है, उस रिलेशन में फंजाई क्या प्रोवाइड करता है? स्पेस देता है, और एल्गी उसको क्या देता है? फूड देता है। और इस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। कौन? एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और अगर कुछ एग्जांपल्स देखा जाए तो ईस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, ये सारे फंजाई के एग्जाम्पल हैं। और कुछ फंजाई जो होते हैं वो प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। तो ये कहाँ पे रहता है? प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। किस में रहते हैं? प्लांट्स के रूट्स में, माइकोराइजा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्लांटी किंगडम के बारे में। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो यूकार्योटिक होंगे। यूकार्योटिक का फीचर अब तक आपको याद हो गया होगा,
मल्टी सेलुलर का मतलब भी पता है, बहुत सारे सेल से मिलके बना हुआ है। और इसमें प्लांट में अब देखना तुम, सेल वॉल पक्का पक्का होगा। अब जो भी सेल वॉल होगा वो सेलुलोज से बना होगा। फंजाई में आपने क्या देखा, फंजाई में जो सेल वॉल था वो काइटिन से बना हुआ था, और आपने देखा प्लांट में जो है वो किसी से बना हुआ है, सेलुलोज से बना हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट वी ऑल नो। सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं वो लोग, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इसमें जो बॉडी डिफ्रेंसिएशन होता है, यानी कि बेस्ड ऑन बॉडी डिफ्रेंसिएशन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यूज किंगडम प्लांटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिवीजन। ओके, तो आप देख सकते हैं कि प्लांट किंगडम को भी फर्दर डिवाइड किया गया है उनके बॉडी और स्पेशलाइज्ड टिश्यू के हिसाब से, जैसे कि थैलोफाइटा पढ़ेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। उसके बाद है आपका इसमें कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि स्पाइरोगियरा, फर्न्स, पाइन्स, मैंगो ट्री, ये सारे प्लांट किंगडम के पार्ट है। और वायरस जो है वो किसी भी किंगडम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जब लिविंग के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग हो जाता है, नॉन लिविंग के साथ आता है तो नॉन लिविंग हो जाता है। इसीलिए वायरस किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। एनिमेलिया के फीचर की बात करेंगे तो ये किंगडम जो है इसमें सब मल्टी सेलुलर, सब कुछ एडवांस होगा, इसमें मल्टी सेलुलर होंगे, यूकारियोटिक है। बट एक चीज़ आप इसमें नोटिस करोगे, इसमें ना सेल वॉल जो है वो नहीं होता। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है पर सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल की ज़रूरत बेसिकली क्यों पड़ती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड कर देता है। क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट को रिजिडिटी की ज़रूरत है, हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है ना, तो हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है। किससे से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। फंजाई का किससे बना था, काइटिन से बना था। और जो एनिमेलिया किंगडम में जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉपिक है। हम कभी भी अपना खाना, हाँ ऑफ कोर्स किचन में हम खाना बनाते हैं, बट वो प्रोसेसिंग है। हम ऐसा नहीं है कि हम खीरा खुद से बनाते हैं, हम प्याज, टमाटर, आलू ये हम खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हम वो डिपेंडेंट है प्लांट किंगडम पे बेसिकली, और एनिमल किंगडम पे भी हम हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हमारा। जो हम एनिमेलिया किंगडम में है, बर्ड्स भी है, सब भी, ये सब जो है वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, दूसरों पे डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉपिक है। और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम में, यानी कि यहाँ पे आपको सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दिख सकते हैं सारे। और एनिमल किंगडम को भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जैसे कि पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्माटा, कॉर्डेटा, है ना। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेल्स के 2 टाइप, जो मैंने ऊपर आपको बताया, प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्रोकारियोटिक होते हैं उसमें सेल का साइज़ कैसा होता है, तो जनरली स्मॉल होता है। और यूकारियोटिक में सेल का साइज़ क्या होगा, जनरली लार्ज होगा। उसके बाद आपको मैंने बताया इसमें जो है वो आपका न्यूक्लियस जो है मोस्टली एब्सेंट होता है, और जो यूकारियोटिक है उसमें आपका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट हमेशा प्रेजेंट होता है। फिर आपको मैंने बताया था सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, बताया था ना सेल ऑर्गेनल्स। तो आपको पता है इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, मतलब इसमें लैक होता है, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स पूरे प्रेजेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, इसमें पूरे प्रेजेंट होते हैं, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सेल डिवीज़न, तो ये ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं और इनका सेल डिवीज़न का प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे कि ये बाइनरी फ्यूज़न का यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी फ्यूज़न। और जो हमारे यानी यूकारियोटिक में क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है, लेकिन उसका प्रोसेस अलग अलग होता है। जैसे कि मिटोसिस एंड मियोसिस होता है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिटोसिस एंड मियोसिस। इसको मैं आगे समझाऊंगी, जिसको नहीं पता है तो टेंशन नहीं लेने का, मिटोसिस एंड मियोसिस दोनों बताऊंगी मैं। तो इतना पता चल गया। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मतलब इसमें मेम्ब्रेन बाउंड कम रहते हैं, जो रहते भी हैं उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, और इसमें तो मोस्टली सब में मेम्ब्रेन बाउंड ही होते हैं सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका किसमें, प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। कोई एक सेल है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, उसका क्या नाम है, उसका क्या फंक्शन है, और एग्ज़ाम में उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी।
तो सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल को क्या कहते हैं हम लोग? स्टडी ऑफ सेल, ये मैंने ऊपर आपको बताया था, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डिस्कवरी जो की थी सेल की वो थे आपके रॉबर्ट हुक। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। 1665 में ये एक डेड बार्क लेते हैं, पेड़ का एक छिलका समझ लो एक तरीके से, उस तरीके से उस बार्क को अपने सेल्फ क्या कहते हैं मेड माइक्रोस्कोप में उसको देखते हैं, उनको दिखता है हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो वो सेल का पता लगाते हैं कि अच्छा ये सेल है। क्या है ये? सेल। अगर कोई बोले कि डेड सेल की डिस्कवरी तो इन्होंने की थी, लेकिन कोई बोले लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी, तो ल्यूवेनहुक का नाम याद रखेंगे, है ना, एंटोन वेन ल्यूवेनहुक। तो ल्यूवेनहुक जो उनका टाइटल है वो याद रख लेते हैं, ल्यूवेनहुक। ल्यूवेनहुक ने पहला लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था। किसका? लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था उन्होंने और डिस्क्राइब किया था। उसके बाद आपको मैंने बताया था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है आपका, या फिर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म जो है आपका कौन है? वो माइकोप्लाज्मा। कौन है? माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल हमारे बॉडी में कौन सा है? वो है आपका न्यूरॉन। वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारी बॉडी का, लॉन्गेस्ट। ठीक है। और आपको पता है सबसे बड़ा सेल किसी जीव में कोई अगर है तो वो है ऑस्ट्रिच का सेल। ऑस्ट्रिच का सेल सबसे बड़ा है। तो ये सारे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। और अगर सेल थ्योरी का पूछे कि सेल थ्योरी किसने दिया था, तो वो आप क्या बताओगे कि हु गेव द फर्स्ट सेल थ्योरी? तो सेल थ्योरी देने वाले थे आपके शिल्डन एंड स्वान, CHILDEN एंड सॉन। ठीक है। शिल्डन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दी थी। यहाँ तक आपको पूरा पता होना चाहिए। ठीक। सेल का मेन फीचर भी आपको पता है कि अच्छा चलो आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है? कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से बना हुआ है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। अभी हम बात कर रहे हैं मोस्टली मल्टीसेलुलर के बारे में। तो बहुत सारे सेल को मिला के ही तो कोई टिश्यू बनता है, और टिश्यू बनने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। तो सेल जो है वो डिवाइड होता है, डिवाइड होकर के टिश्यू बनाता है, टिश्यू एक साथ इकट्ठा होकर के कोई ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। और हर एक सेल जो है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिराइव होता है। ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव होता है। इतना सारा कुछ आपको पता चल गया। अब हम लोग एंटर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल। तो अगर कोई सेल है तो उसमें आपको क्या दिखेगा? सेल वॉल दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा? एक सेल वॉल। बट आपको मैंने बताया था कि प्लांट वाले में आपको सेल वॉल प्रेजेंट दिखेगा, लेकिन एनिमल वाले में आपको सेल वॉल नहीं मिलेगा। तो ये एक मेजर डिफरेंस भी है प्लांट एंड एनिमल सेल में। तो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। आपको पता था कि प्लांट का जो सेल वॉल है वो किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? प्लांट का सेल वॉल जो है आपका वो बना हुआ है आपका सेलुलोज से। क्या बना हुआ है? सेलुलोज से। और फंजाई का किससे बना हुआ था? वो था आपका काइटिन से, है ना। और सेल वॉल क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट को, और प्रोटेक्ट करता है। सेलेक्टिव चीज़ों को मतलब उसमें मूवमेंट होने देता है सेल के अंदर बाहर, यानी कि परमिएबल है, फ्रीली परमिएबल। और फिर उसके बाद आता है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है, अच्छा एक और चीज़, जो बैक्टीरिया होते हैं उनका भी सेल वॉल होता है, और वो बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है अगर आपको पता हो तो? वो बना होता है आपका पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो एग्जाम में आता है इसलिए ज़रूरी था। पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, तो ये एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकन। फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नाउ कम्स टू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन आपका बना होता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को मिलाकर। किससे बनता है? लिपिड्स प्लस प्रोटीन, है ना। और सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होता है आपका किसी भी सेल का। अगर प्लांट सेल है तो सबसे पहले सेल वॉल आएगा, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन आएगा। बट अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन ही सबसे आउटर लेयर होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरफ फंक्शन करता है, मतलब फ्रीली एक्सचेंज किसी भी चीज़ का अलाउ नहीं करता, सिलेक्टिवली अलाउ करता है। तो इसको हम दूसरा बोल सकते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको कहते हैं? जो साइटोप्लाज्म होता है ना, यानी कि जो सेल होता है उसके बीच में जो न्यूक्लियस होता है, और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म।
और साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों को मिलाकर क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। और इसको ढूंढा किसने था, परकिंजी ने। किसने ढूंढा था, परकिंजी ने, और 1839 में। इसमें बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जैसे कि वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इन सब से मिलकर बनता है क्या, आपका प्रोटोप्लाज्म बनता है। किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, वाटर, आयरन, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन सबको मिलाकर। जैसे कि आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म क्या है, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, उसके बीच के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो ये न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर बन गया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का 99% जो होता है वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ सेल ऑर्गेनल, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ढूंढा था ऑल्टमैन ने 1886 में। किसने, ऑल्टमैन ने 1886 में। माइटोकॉन्ड्रिया को आप बोल सकते हैं सेल के अंदर एक छोटा सा सेल है, क्योंकि इसके पास उसका खुद का डीएनए है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल रॉड शेप का होता है, यानी कि किसी भी सेल में ऐसा ऐसा स्टैक जैसा आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें बहुत सारे मैनी फोल्ड्स होते हैं, जिसको कहते हैं क्रिस्टे, क्रिस्टे कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ना, इस आपका जो फोल्डेड क्रिस्टे है, इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ये एटीपी सिंथेसिस करता है, यानी कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल भी हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हम आते हैं गोल्गी बॉडीज़ पे। तो गोल्गी बॉडीज़ जो है आपका, ये कैमिलियो गोल्गी ने ढूंढा था। ये प्लांट्स में होता है ज़्यादा संख्या में, इसकी ज़्यादा किसमें है, प्लांट्स में है। प्लांट्स में इसको डिक्टायोजोम्स कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये पैकेजिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है मटेरियल के, साथ साथ ये ग्लाइकोप्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है। किस चीज़ के प्रोटीन के सिंथेसिस में, ग्लाइकोप्रोटीन। ओके, उसके बाद है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है और बाहर में सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है। एक आप देख रहे होगे कि प्लेन है और एक है जिस पे रेड रेड डॉट है, जो रेड रेड डॉट दिख रहा है वो राइबोसोम्स है। तो एक इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो स्मूथ है इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले का फंक्शन है लिपिड्स फॉर्मेशन, क्या करता है ये, लिपिड सिंथेसिस करता है। और जो रफ वाला है उसका काम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम है, प्रोटीन सिंथेसिस। याद रहेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसका काम है आपका प्रोटीन सिंथेसिस, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम है लिपिड सिंथेसिस। ओके, अब आते हैं राइबोसोम, अनदर सेल ऑर्गेनल्स, जिसको ढूंढा था पैलेड ने, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड है। आपको मैंने दिखाया ये रेड 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 डॉट, ये आरएनए से बना होता है। ये किससे बना होता है, आरएनए से। और आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड। और इसको कोई भी मतलब कि मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से ये सराउंडेड नहीं होता है। बस इतना जान लो कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपका हुआ होता है, और इसका इंटायरली जो है बना हुआ है किससे, राइबोन्यूक्लिक एसिड से। अब आते हैं लाइजोसोम पे। ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसको ढूंढा था डे ड्यूव ने, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिक्टिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है लाइजोसोम का, ये इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद करता है। और क्योंकि इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है डाइजेशन वाला, कभी कभी ये खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है। जब सेल को डाइजेस्ट कर देगा तो ये सेल तो मर गया ना, और सेल जब मर गया तो उसको इसीलिए कहा जाता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। तो लाइजोसोम को दूसरा हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। उसके बाद है आपका सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम को ढूंढा था बोवेरी ने, और ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। प्लांट सेल में क्या है, ये एब्सेंट है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये सेल डिवीज़न में मदद करता है। किसमें मदद करता है, सेल डिवीज़न में। वापस से बोलो, किसमें मदद करता है, सेल डिवीज़न में। और ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, और इसके अंदर 2 सेंट्रियोल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। जैसे कि सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में था, उसी तरीके से प्लांट सेल में सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते।
प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें उसका खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट का जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए था, उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट का भी खुद का डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा होता है। और ग्रेना आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया था, ग्रेना में लाइट के दौरान यानी दिन के दौरान जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रेना में होता है, और रात में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो स्ट्रोमा में होता है। फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में ये है कि क्रोमोप्लास्ट आपको जो भी कलर्स दिखते हैं, फ्लावर्स के अलग अलग, लीव्स के अलग अलग कलर दिखते हैं, वो कलर देने का काम करता है आपका क्रोमोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट है ये कलरलेस होता है और इसका काम है फूड को स्टोर करना। प्लांट में एक्सेसिव फूड को कौन स्टोर करता है? तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। ये 3 टाइप थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। किसके? प्लास्टिड्स के अंदर है ये, और ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्लास्टिड के पास खुद का डीएनए होता है। अच्छा, लाइकोपीन के बारे में सुना होगा। लाइकोपीन जो है वो आपको रेड कलर देता है टोमेटो को। लाइकोपीन रेड कलर देता है टोमेटो को। कैरोटीन जो है वो येलो और ऑरेंज कलर देता है कैरेट को। ठीक है, कभी कभी कैरोटीन जो गाय का दूध होता है ना, मिल्क, उसमें भी पाया जाता है, तभी उसका येलोइश कलर होता है। और विटामिन जो है वो बीटरूट को कलर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम अनदर सेल ऑर्गेनल, वैक्यूल। वैक्यूल जो है सब दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट और एनिमल में। बट एनिमल में इसका जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, यानी 99% अगर बोला जाए, या फिर 90% जो है वो सेल का पार्ट जो है कौन कवर कर रखा है? वैक्यूल कवर कर रखा है। और ये डेड ऑर्गेनल ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर है लेकिन ये डेड ऑर्गेनल है। ये किस चीज़ों में मदद करता है? ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। इसमें जो भी प्लांट में या एनिमल्स में मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है ना, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है सेल में, और मेटाबॉलिक वेस्ट जो निकलता है उसको स्टोर करता है कौन? वैक्यूल। उसके बाद आपको मैंने बताया कि 90% सेल वॉल्यूम क्या है? वैक्यूल है। प्लांट में ये क्या है? बड़ा है। एनिमल सेल में क्या है? छोटा है। वैक्यूल प्रोवाइड कर देता है आपको क्या? रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी देता है प्लांट सेल को। और वैक्यूल के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। उसको क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। फिर आपका आता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस आपका डबल लेयर्ड है। न्यूक्लियस क्या है? डबल लेयर्ड है। ये देखो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल से मिलके बना हुआ है। न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। न्यूक्लियोलस, इसके अंदर क्या है? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन। और ये न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन प्लस आरएनए से बना हुआ है। ठीक है, और जो क्रोमैटिन है ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए से बना हुआ है। ठीक है, इसमें हेरिडिटरी कैरेक्टर स्टोर्स है आपके। उसके बाद आपको पता है कि न्यूक्लियस को ही हम कंट्रोल रूम ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। अब आज हमने सारे सेल ऑर्गेनल ऑलमोस्ट पढ़ लिए, 12 के 12 सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन ढूंढा, क्या फंक्शन है, एवरीथिंग। नाउ प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस पूछ सकता है स्टेटमेंट में। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल लार्जर इन साइज, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल लार्जर इन साइज, एनिमल सेल स्मॉलर इन साइज। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल में प्रेजेंट है, लेकिन क्या इसमें प्रेजेंट होगा एनिमल में प्लास्टिड? नहीं। प्लास्टिड में आपने क्या पढ़ा था? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। सेंट्रोजोम इसमें एब्सेंट है प्लांट वाले में, लेकिन सेंट्रोजोम किस में प्रेजेंट है? एनिमल वाले में, क्योंकि सेंट्रोजोम हेल्प करता है सेल डिवीजन में। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में बड़ा है, लेकिन वैक्यूल जो एनिमल सेल में है वो छोटा है। ये डिफरेंस होता है आपका प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। अब आते हैं क्रोमोजोम्स पे। क्रोमोजोम्स जो है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, और वाल्डेयर ने इसको ढूंढा था 1888 में। ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमोजोम्स विजिबल होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम में क्या होगा? ये विजिबल होगा। और बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन क्रोमोजोम्स कॉल्ड जीन। और जो बीड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना क्रोमोजोम में, उसको हम जीन कहते हैं, जो कि डीएनए से बना है। और डीएनए एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जीन किसे कहते हैं? बीड लाइक स्ट्रक्चर। कहाँ पे प्रेजेंट है? क्रोमोजोम में। ओके, क्रोमोजोम जो होता है जनरली पेयर्ड में होता है, पेयर वाले को कहते हैं डिप्लॉइड। और क्रोमोजोम जब अनपेयर्ड हो तो उसको हैप्लॉइड कहते हैं। जब पेयर में हो तो क्या कहते हैं? डिप्लॉइड। जब पेयर में ना हो, अनपेयर्ड हो, तो हैप्लॉइड। और गैमीट्स यानी कि मेल सेक्स जो क्रोमोजोम होता है, और फीमेल सेक्स क्रोमोजोम जो होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोजोम होता है, जिसको गैमीट्स कहते हैं। और गैमीट्स जो है हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम होता है। ह्यूमन में टोटल 23 पेयर होते हैं। ठीक है, और नंबर में अगर देखा जाए तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं।
इतना तक रहने देते हैं, बाकी का जो है मैं कल पढ़ाऊँगी या फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए आपका। और देख लेना यहाँ पे सारे मटेरियल ऑलरेडी रेडी हैं आपके लिए, तो नेक्स्ट वीडियो स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या फिर अगर बोलोगे तो मैं अभी भी पढ़ा सकती हूँ, ज़्यादा बाकी है नहीं। चलो करवा ही देती हूँ इसको मैं। ऑर्गेनिक न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको मैं बताऊँ। पहले तो आपको पता है कि क्रोमेटिन में डीएनए होता है और डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल है ना। इसको ढूंढा था फ्रेडरिक मिश्र ने, ठीक है। किसने ढूंढा था? फ्रेडरिक मिश्र ने। इसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीएनए और आरएनए की क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए को बोलते हैं डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सेल में प्रेजेंट होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। इसमें स्पेशल जेनेटिक इंस्ट्रक्शन कोडेड होते हैं न्यूक्लिक एसिड में। उसके बाद आपको पता होना चाहिए जो आपका डीएनए है जो न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती है, नाइट्रोजन बेस, डीऑक्सोराइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजन बेस जो है वो भी 2 टाइप का है, प्यूरिन्स और पायरिडिमीन्स। प्यूरिन्स में आता है एडेनिन, गुआनिन, पायरिडिमीन्स में आता है थाइमिन, साइटोसिन। अब वापस से देख लो, न्यूक्लियोटाइड से बनता है डीएनए। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड 3 टाइप के होते हैं, नाइट्रोजन बेस, राइबोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। अब नाइट्रोजन बेस पे फोकस करो। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिडिमीन्स। प्यूरिन्स 2 टाइप का है, एडेनिन, गुआनिन, पायरिडिमीन्स, थाइमिन, साइटोसिन। आपको पता है कि जो आपका एडेनिन होता है वो हमेशा थाइमिन के साथ पेयर बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर बनाता है। और वॉटसन एंड क्रीक जो थे उन्होंने ये जो स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ डीएनए है वो दिया था, वॉटसन एंड क्रीक। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। शुगर और नाइट्रोजन बेस जब मिलता है तो न्यूक्लियोसाइड बनाता है। शुगर नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट बनता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो टाइड और साइड याद रखना, साइड में 2 है, शुगर और नाइट्रोजन बेस। जब फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो वो टाइड बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन डीएनए में। और जब आरएनए की बात करते हैं तो एडेनिन यूरासिल, यानी कि थाइमिन नहीं होता आरएनए में, थाइमिन नहीं होता है, यूरासिल होता है। तो एडेनिन जो है यूरासिल के साथ बॉन्ड बनाता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ। और आरएनए 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए क्या होता है? राइबोस यानी कि राइबोसोमल आरएनए, और टी है ट्रांसफर आरएनए। और इस आरएनए का फंक्शन क्या है? ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में मदद करता है। डीएनए से आपका आरएनए बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न 2 टाइप का होता है आपका, एक होता है मिटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। मिटोसिस सोमैटिक सेल में होता है, मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ठीक है। बाकी जो आपकी बॉडी में जो भी सेल है वो ग्रोथ, रिपेयर, डेवलपमेंट का काम करते हैं तो वो सोमैटिक सेल में होता है। बाकी जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो रिप्रोडक्टिव सेल यानी मियोसिस, यानी कि ये ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स के टाइम में फंक्शन करते हैं। ये क्लियर हो गया आपका पूरा जो भी था आपका रिलेटेड टू सेल, क्रोमोसोम, सब क्लियर हो गया। नाउ कमिंग टू जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स के बारे में है कि जो भी आपका जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो इन 1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जिसको आप क्या कहते हो? हेरिडिटी। और ये प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी जो है उसमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? हेरिडिटरी कैरेक्टर, जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। अब मेंडल का वर्क यहाँ पे पढ़ना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है मेंडल को, ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगोर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने एक स्टडी किया था पी प्लांट पे, और उन्होंने क्या कहते हैं मोनोहाइब्रिडाइजेशन और क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाया था, जिससे उन्हें बहुत सारा कुछ पता चला था अबाउट जेनेटिक्स। उन्होंने देखा, जब उन्होंने रिसर्च किया तो लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, और ये जो 3 फंडामेंटल लॉज है ये इनहेरिटेंस में आपको सबसे पहले मेंडल ने दिया था। 3 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जो अगर कोई 2 प्लांट के बीच में या हाँ प्लांट्स का ही देख लो, यहाँ पे 2 ऑर्गेनिज्म के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है या फिर क्रॉस ब्रिडाइजेशन होता है, तो क्या होता है कि कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा दिखता है? अगर
एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, उसके बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ, लेकिन आपको जो प्लांट मिला वो अगर टॉल मिला है, इसका मतलब टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। और अगर वो प्लांट शॉर्ट हो गया तो बोलेंगे कि शॉर्ट जो है उसका वो डोमिनेंट ट्रेट था। डोमिनेंट ट्रेट का मतलब यही होता है। और रिसेसिव जो कि दब जाता है, यानी कि टॉल शॉर्ट में अगर शॉर्ट दब गया और टॉल बन गया प्लांट तो ये रिसेसिव ट्रेट है। शॉर्ट क्या है? रिसेसिव ट्रेट है। ये ज़्यादातर मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, ठीक है। उसके बाद मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था इन्होंने और डाई हाइब्रिड कराया था, और उन्होंने देखा था 3:1 का रेशियो मोनोहाइब्रिड में और 9:3:3:1 का रेशियो देखा था डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस में। और इसको डिटेल में जाकर के नहीं पूछेगा, इसलिए इसको रहने देते हैं। बस इतना याद रख लो कि रेशियो क्या था, 3:1 का था और 9:3:3:1 का था। उसके बाद मेंडल ने जो लॉ दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आपको मैंने बता दिया, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, अ जीन दैट कंटेन्स 2 अपोजिंग एलीले ऑफ विच वन मैनिफेस्ट इटसेल्फ, उसमें से एक जो होता है वो मैनिफेस्ट कर लेता है खुद को, दूसरा रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था उन्होंने, थ्रू आउट द गैमेट्स प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक सेग्रीगेट विदाउट एनी एलीले मिक्सिंग, ठीक है। और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टम, यानी कि गैमेट्स प्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स कैन सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वेरियस एट्रीब्यूट्स। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन, आपको पता है कि मेल में क्या होता है, XY होता है और फीमेल में XX, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, जिसमें से आपको पता है कि 4 कॉम्बिनेशन में अगर आपको पता हो कि मेल में XY है, फीमेल में XX है, तो अगर XX हो गया तो एक बार फीमेल, और फिर वापस एक बार और XX हो गया तो दूसरा फिर फीमेल, फिर इसका X और इसका Y तो XY कॉम्बिनेशन, और फिर इसका X और इसका Y और इसका X तो XY कॉम्बिनेशन। मतलब 2 बार चांस है मेल और 2 बार चांस है फीमेल, टोटल 4 चांसेस बनते हैं 50-50, 50% बॉय बेबी बॉय और 50% फीमेल गर्ल का चांसेस होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का जो प्रोसेस है उसमें। आपको पता है एक्सेस रहता है तो वुमेन, XY रहता है तो मेन, ठीक है, इतना तो पता ही है। अब ट्रेट की बात करते हैं, तो आपका जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आउटसाइड से आप दिखते हो, फिजियोलॉजिकल आपका जो आइज़ है, मेकअप है, लुक है, आपका जो आउटर अपीयरेंस है उसको कहते हैं ट्रेट्स। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि इसके ट्रेट्स बहुत अच्छा है, जो कोई गुड लुकिंग इंसान हमें दिखता है। तो अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो अपने लाइफ टाइम में सीखते हो थ्रू आउट द जर्नी, आपने जो भी चीज़ें अक्वायर करी, ठीक है, आपने जिम किया, आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन गई, ये आपका अक्वायर्ड है ना। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करी और आपके अंदर मेहनत करना, हार्डवर्क करने का जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैमिना है, तो वो आप अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, ठीक है। और इनहेरिटेड होता है, जो आपके पेरेंट्स से आप में आया, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं तो इनहेरिटेड है, ठीक है, आपके बाल बहुत स्ट्रांग है, इनहेरिटेड है, ठीक है। तो स्किन टोन, आई कलर, ये सब इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेरिएशन क्या होता है, अगर आपके जीन में जरा सा भी डिफरेंस आ गया तो आप एक अलग ही वेरिएशन आप में दिखेगा, सेम स्पेसीज बट अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। अब चिल्ड्रन जो होते हैं वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते हैं, थोड़े डिफरेंट दिखते हैं। इसका मतलब उसमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ तो वेरिएशन हुआ था, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, कुछ ना कुछ तो हुआ था उसके जीन में, तभी तो वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखता है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। हालांकि हम लोग ओवरऑल वैसे तो सब कुछ हम लोग अक्वायर क्या कहते हैं, इनहेरिटेड है, बट कुछ ना कुछ तो म्यूटेशन होता ही है। जेनेटिक वेरिएशन अगर होता है, डीएनए के सीक्वेंसेस में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, तो पूरा डीएनए में क्या होता है, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ही आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं जेनेटिक वेरिएशन हो गया है। फिर आपको पता है कि जब आप इवोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें आपको पढ़ते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो कि चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। उन्होंने बोला था कि हमेशा जो नेचर है ना वो सिलेक्टिव इवोल्यूशन होता है, जैसे कि जैसे आज का टाइम है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो जो इंसान हीट को ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट हो जाएगा, हीट इतना ज़्यादा जो आपका हीट वेव चल रहा है उसमें जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अडेप्ट होगा, आने वाले टाइम में वो जनरेशन ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी जो हीट से क्या है, अडेप्टेड है। तो जैसे कि कोई हार्श कंडीशन ठंड में सर्वाइव कर गया तो उसको बोलते हैं कि आगे जा कर के वो जीव जो ठंड को सर्वाइव कर गए वो उनका जो जनरेशन है वो चलता रहेगा, और जो नहीं सर्वाइव कर पाए वो एलिमिनेट हो जाएंगे। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।
और उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में 4 टर्म है, एक होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन और वेस्टिजियल ऑर्गन। होमोलॉगस में क्या होता है कि आपको ऑर्गन जो है वो बाहर से सेम दिखते हैं लेकिन उनका बाहर से डिफरेंट दिखते हैं लेकिन उनका इंटरनल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, तो उसको बोलते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस में क्या होता है कि वो बाहर से सिमिलर दिख रहा है बट डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो एनालॉगस मतलब अंदर से डिफरेंट है तो एनालॉगस, बाहर से डिफरेंट है तो होमोलॉगस। और वेस्टिजियल ऑर्गन तो वो ऑर्गन होते हैं जो अब फंक्शन लेस हो चुके हैं, जैसे कि वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। और आर्कियोपेट्रिक्स कौन था, ये एक ऐसा फॉसिल है जो बर्ड की तरह दिखता है लेकिन इसके सारे फीचर्स लगभग रेप्टाइल्स वाले हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स। एव्स एंड रेप्टाइल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है, आर्कियोपेट्रिक्स, जो कि दिखता किसकी तरह है, बर्ड की तरह, लेकिन इसके फीचर किसके वाले हैं, रेप्टाइल्स वाले हैं, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। तो होमोलॉगस में आपने क्या देखा कि बाहर से अलग दिख रहे हैं लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, इसमें बाहर से सिमिलर दिख रहा है लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वेस्टिजियल में तो फंक्शनलेस हो गया है ऑर्गन, आर्कियोपेट्रिक्स कनेक्टिंग लिंक है। तो आपका जो फर्स्ट पार्ट था ना वो पूरा पूरा मैंने आज कंप्लीट करवा दिया, यानी कि आज मैंने पढ़ा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज लिविंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ सेल यानी साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे, ये बॉटनी के टॉपिक्स हैं और ये जो है आपके जूलॉजी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो 2 वीडियो और आएंगी, तब तक के लिए धन्यवाद, रिवीजन करते रहिए आप।